हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं आइसर मोटर्स के बारे में। आई होप आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो रॉयल एनफील्ड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इनका। तो चलिए आज हम इसका जो है बिजनेस देखेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे चार्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस शेयर के रिगार्डिंग जो हैं, जो मुझे चार्ट पैटर्न के अंदर नज़र आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं शाम को 7 बजे डेली एक एनालिसिस, एक वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। उसके अलावा कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट आर्ट्स में मुझे नज़र आती हैं वो मैं शॉर्ट वीडियोस में यहाँ पे डालता हूँ, तो वो भी आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आइसर मोटर्स के ऊपर चलते हैं, इसकी साइट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या बिजनेस है। तो यहाँ पे एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखता है जो कि रॉयल एनफील्ड है। एक टर्न राउंड स्टोरी है इसकी भी। बेसिकली कंपनी पहले जो है कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा काम था इनका, और उसी के ऊपर काम था मेनली जो बसेस जो कमर्शियली यूज्ड होती हैं, इस तरह की बसेस वो बनाती थी। जो मिनी ट्रक्स होते हैं वो कंपनी बनाती थी। उसके बाद में एक कंपनी का टर्न अराउंड जब हुआ, जब ये जो रॉयल एनफील्ड के अंदर आए, और एक काफ़ी अच्छा आज की तारीख में एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है इस कंपनी का। उसके अलावा जो है जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनके, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है। अगर देखा जाए तो जापान में इन्होंने अभी अपना यूनिट चालू किया है और काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है जापान। अगर व्हीकल्स के इनकी जो मोटरसाइकिल्स के बारे में, अगर टू व्हीलर व्हीकल्स के बारे में जाना जाए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है जापान के अंदर भी। और काफ़ी जो बाइक्स हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। काफ़ी इनके जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। जो इनकी सेल्स जो अभी पिछले महीने निकल के आई, काफ़ी अच्छी सेल्स इनकी निकल के आई हैं अभी। तो एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका, काफ़ी अच्छी कंपनी है, अपने सेक्टर में मार्केट लीडिंग कंपनी है। और अगर रॉयल एनफील्ड की बात की जाए तो एक यूनिक प्रोडक्ट है इनका और उसका तो कोई कंपैरिजन है नहीं, राइट। जावा बाइक्स ज़रूर हैं, लेकिन अभी जो है अभी के टाइम में रॉयल एनफील्ड एक हीटेड जो है एक बाइक सेक्टर है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो लॉन्ग टर्म के अंदर इनके पास में है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो ये इनका बिजनेस हो गया। तो चलिए अब इसका जो फंडामेंटल्स हैं वो देखते हैं। तकरीबन 72,000 करोड़ की कंपनी है। आरओसी देखा जाए तो 16.6% है, जो कि मैं 20% से ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन ये भी कंफर्टेबल है यहाँ पे। बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल नाउ। उसके अलावा बुक वैल्यू इसका 418 था, और नाउ जो ट्रेड इज़ शेयर इज़ ट्रेडिंग ऑन 2638। डिविडेंड देखा जाए तो ठीक ठाक डिविडेंड भी कंपनी देती है यहाँ पे। और डेट टू इक्विटी देखा जाए तो नाम मात्र का डेट है इनके ऊपर, तो काफ़ी अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है जो कि 49.2% है। और उनके जो प्रमोटर एक जो सिद्धार्थ है, जिनको पूरा क्रेडिट जाता है, ये जो टर्न अराउंड स्टोरी थी आइसर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड के रिगार्डिंग थी, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, काफ़ी इनोवेटिव पर्सन है। काफ़ी कभी अगर टाइम मिले तो उनके बारे में पढ़िएगा, काफ़ी इंस्पायरिंग भी हैं सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। प्रमोटर्स के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि काफ़ी अच्छे हाथों में है कंपनी। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो कोई भी जो शेयर है यहाँ पे गिरवी नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। अब हम इसकी सेल्स के ऊपर चलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए नंबर, तो करंट जो मार्च 2021 के अंदर जो 2940 की जो सेल्स है वो यहाँ पे आई है, जो कि लाइफ टाइम हाई सेल्स हैं। और हमेशा मैं लाइफ टाइम हाई जो सेल्स जब होती है ना, तो उसको मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि एक किसी भी चीज़ को एक ब्रेकआउट देने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं ये जो नंबर्स हैं वो। लॉकडाउन होने के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद अच्छा खासा नंबर जो है कंपनी ने जनरेट किया है यहाँ पे। जून 2020 के अंदर ज़रूर यहाँ पे 818 एक शार्प फॉल था यहाँ पे। उसके बाद में कंसिस्टेंटली जो है इनके रिजल्ट जो है अच्छे आए हैं, और अभी वापस से एक सेकेंड वेव जो आई है उसकी वजह से काफ़ी इम्पेक्ट हुआ है। फिर भी काफ़ी अच्छा नंबर निकालना काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर नज़र आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो कंसिस्टेंट है यहाँ पे। ओपीएम देखा जाए तो थोड़ा सा कम हुआ है 2% के करीबन। इंटरेस्ट भी कंपनी का जो है कंसिस्टेंट है। अगर अदर इनकम की बात की जाए तो अच्छी खासी अदर इनकम यहाँ पे जनरेट हुई है, जो कि अच्छी चीज़ निकल के आती है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है, जो कि कंसिस्टेंट ही कहूँगा मैं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सेम ही है।
उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें यहाँ पे, तो सेल्स के जो नंबर है मार्च 2021 के अंदर जो कम हुए हैं, जो कि एक सीधा जो जून क्वार्टर था उसके अंदर काफ़ी रिजल्ट जो तकरीबन एक तिहाई रह गए थे, उसकी वजह से यहाँ पे नंबर कम हुए हैं। तो भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे नंबर्स कम हुए थे, अगर मैं जून 2020 को अगर मैं जून 2019 से अगर यहाँ पे कंपेयर करूँ तो तकरीबन देखा जाए तो एक तिहाई रिजल्ट रहा है यहाँ पे। उसके बाद में भी जब कंपनी ने अच्छे खासे यहाँ पे नंबर जो है अगर यहाँ पे जनरेट किए हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है, जो कि 8720 है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 400 करोड़ का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर उस वहाँ पे भी अगर अच्छे नंबर आते तो ये सेल्स काफ़ी अच्छी थी, और उसका बेनिफिट अब जो भी है वो बेनिफिट अब मिलने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले मैंने मारुति का और एस्कॉर्ट्स का जो एनालिसिस किया था उसके अंदर भी मैंने कहा था कि मैं जो अब आने वाला जो टाइम है, एक दो जो क्वार्टर्स हैं वो ऑटो सेक्टर के होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे नंबर निकल के आने वाले हैं अभी। तो चलिए बात करते हैं ओपीएम। देखा जाए तो यहाँ पे जो है 20% यहाँ पे भी कम हुआ है। यहाँ पे अदर इनकम देखी जाए तो वो भी यहाँ पे कम हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हुआ है इस साल में, लेकिन इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से शेयर जो है काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, और कंसोलिडेट होने के बाद में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ नज़र आती है। उसके बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया है, जो कि बताती है कि जिन कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होते हैं वो हमेशा इस तरह के इनिशिएटिव हमेशा लेती हैं। तो बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे अगर रिजर्व्स देखे जाएँ तो अच्छे खासे रिजर्व्स इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, बोरोइंग्स इन्होंने कम किए हैं, अच्छी बात है। उसके अलावा अगर अदर लायबिलिटीज़ देखी जाए तो 2901 की है। यहाँ पे फिक्स एसेट इनके इंक्रीज़ हुए हैं, अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कम किया है, अभी इतना इन्वेस्टमेंट कंपनी ने नहीं किया है, हालांकि कुछ यूनिट चालू किए हैं। जैसे जापान के अंदर एक अच्छा खासा इन्होंने जो है अपनी जो यूनिट्स वगैरह हैं वो चालू किए हैं, और अच्छा खासा वहाँ पे जो है मार्केट कैप्चर करने के अच्छे आसार मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि अच्छा मार्केट है जापान। उसके अलावा यहाँ देखा जाए तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे नज़र आता है। आरओसी देखा जाए तो आरओसी कम हुआ है, अमूमन काफ़ी अच्छे आरओसी पे ट्रेड कर रहा था शेयर, जो हमेशा शेयर ट्रेड किया है, लेकिन कंसिस्टेंटली उसके बाद में 2018 के बाद में थोड़ी इसमें जो है गिरावट नज़र आई। और ये गिरावट बेसिकली जो इनके जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो सेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर है इनका, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के बारे में तो कोई नो डाउट कोई ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन तो भी अच्छा खासा आरओसी कंपनी ने मेंटेन किया है यहाँ पे। और आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से यहाँ डिक्रीज़ हुआ मुझे लगता है उसी तरीके से अब इंक्रीज़ भी होने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 49.23% जो है प्रोमोटर्स के पास में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एफआईआईज़ ने अपना यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है थोड़ा सा, और डीआईएज़ ने उतना ही थोड़ा सा कम किया है। पब्लिक के पास देखा जाए तो तकरीबन 12.5% का शेयर होल्डिंग है, और मुझे लगता है कि 1-1.5%, 2% के करीबन जो 1% से नीचे वाले होंगे उनके पास में भी होगा, तो तकरीबन 10% की होल्डिंग मुझे नज़र आती है, और दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। तो चलिए अब चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। उस पर जाने से पहले इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर कुछ आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, कुछ फीडबैक्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उनके ऊपर ज़रूर काम करूँगा। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 2018 तक जो ये शेयर जो है 2018 मिड तक ये शेयर तकरीबन एक रैली के अंदर रहा। उसके बाद में ये कंसोलिडेट हुआ, और काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ ये शेयर। उसके बाद में अगर आप देखेंगे 2020 के अंदर जब 2020 जो वेव के कारण, जो पेंडेमिक के कारण जो एक शाफॉल हुआ मार्केट में, उससे पहले एक अच्छे मोमेंट के अंदर था शेयर, अच्छे मोमेंट यहाँ पे एक अच्छी रैली के लिए रेडी था, लेकिन उसी टाइम पे इस तरह की चीज़ें हुई तो वापस से एक बॉटम बनाया, और जो कि लोएस्ट बॉटम यहाँ पे इसने 12,1274 का बनाया। उसके बाद में वापस से एक रैली के ऊपर आया, और रैली के अंदर जाने के बाद में सेम इस शेयर ने सेम जो सपोर्ट लेवल था, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ और फिर ऊपर भागा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने की जो यहाँ पे हैं वो ये हैं कि एक तो इसके जो पैटर्न्स हैं बिल्कुल कंसिस्टेंट पैटर्न्स हमेशा बनते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसने ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में वापस से इसने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, और अगर आप देखेंगे कि अगर
अभी का चार्ट में देखूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था और तकरीबन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, काफ़ी ऊपर गई कैंडल यहाँ पे, अच्छा खासा एक वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आया, अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में सेम इसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया, अगर आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, काफ़ी ऊपर शेयर गया। उसके बाद में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया है यहाँ पे शेयर के अंदर, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि एक काफ़ी टाइम से एक अच्छी रैली में ये था। उसके बाद में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जो है ज़रूर आई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये इन्वर्टेड जो है हैमर कैंडल यहाँ पे बनी है। हालांकि ये कैंडल हमेशा जब अप ट्रेंड में शेयर होता है तो वहाँ पे इंडिकेशन होता है कि यहाँ से शेयर जो है कंसोलिडेट हो सकता है, और मुझे भी लगता है कि यहाँ से कंसोलिडेट हो भी सकता है कुछ टाइम के लिए। उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे जाके एक अच्छी खासी एक बुलिश जो मोड में ये आया, उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक शार्प ब्रेकआउट दे वो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर, क्योंकि एक तरीके से ये डोजी कैंडल भी है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश यहाँ पे एक रेड कैंडल इसने बनाई यहाँ पे, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद में अगर ये ऊपर खुलता है या फिर ये ऊपर जाता है कल ये शेयर, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसके अंदर नज़र आएगा। और अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो कुछ टाइम तक इसके अंदर जो है कंसोलिडेशन हो सकता है, तो उसमें बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर पोजीशन यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, वो कंसोलिडेशन हो भी सकता है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर नहीं भी होता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छे लेवल को ये ब्रेकआउट देगा यहाँ पे, और अच्छे खासे जो है लेवल्स यहाँ पे नज़र आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दो सेकंड जो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसको कि हम कप विद हैंडल पैटर्न जो है वो बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्ट उसी लेवल पे यहाँ पे शेयर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक कप बन रहा है। यहाँ पे कप बनने के बाद में इसका ये हैंडल के लिए बिल्कुल रेडी है, और यहाँ पे हैंडल बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट जो नज़र आता है वो फर्स्ट टारगेट नज़र आता है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से इस लेवल का नज़र आता है। दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, दैट विल बी 16% ऑफ रिटर्न दैट, और ये काफ़ी कम टाइम में आ सकता है। मैं बिल्कुल इस वाले टारगेट के लिए तो बिल्कुल बुलिश हूँ कि ये जल्दी जल्दी अचीव होंगे। और सेकंड टारगेट जो मुझे नज़र आता है वो सेकंड टारगेट जो है इसी लेवल पे इसने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस से शेयर फेस कर सकता है। उसके अलावा जो सेकंड टारगेट जो नज़र आता है वो टारगेट जो इसकी जो डेप्थ है, अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये डेप्थ जो है तकरीबन 60% का टारगेट जो है ये इस वाले जो फर्स्ट जो टारगेट है उसके बाद में 60% का नज़र आता है। अगर मैं यहीं पे इसी लेवल पे अगर देखूँ यहाँ से, तो यहाँ से ये तकरीबन देखा जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं, और काफ़ी कम टाइम में ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से शेयर कंसोलिडेट हुआ, जिस तरीके से एक मंदी थी ऑटो सेक्टर के अंदर पिछले कुछ टाइम से, पहले फर्स्ट वेव आई, उसके बाद में कुछ रैली के अंदर शेयर आने लगे, कुछ ऑटो सेक्टर के अंदर रैली आने लगी, उसके बाद में वापस से सेकंड वेव आई। और जब आपने देखा होगा जब लॉकडाउन खुलने के बाद में जब मार्केट ओपन हुए थे वापस से, उसके बाद में अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे ऑटो सेक्टर में देखने को मिली थी। वापस से लॉकडाउन हुआ, अब वापस से जो मुझे लगता है जैसे ही अब ये मार्केट ओपन होते हैं सारी चीज़ें सही से होती हैं, एक अच्छा खासा यहाँ पे एक अप ट्रेंड में ऑटो सेक्टर जा सकता है, और उसका अच्छा खासा बेनिफिट इसको मिलने वाला है, क्योंकि फ्लैगशिप प्रोडक्ट इनके पास में है। उसके बाद में कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी इनके पास में नज़र आती है। तो आई एम बुलिश ऑन इट, आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन है अपना जो एनालिसिस ज़रूर करें और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे बात करें, उसके बाद में ही कोई पोजीशन लें। टिल दैट दिस इज़ फॉर टुडे, आई विल सी यू सून बाय टुमारो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और शेयर भी कर लेना।